हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के लेक्चर्स के इस भाग में हम अगले रिलीफ को करेंगे एंड दैट रिलीफ इज डेक्लेरेटरी डिक्रीज। पहले के लेक्चर्स में हमने कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंजंक्शन और बाकी के बहुत सारे रिलीफ हमने कवर कर लिए। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे रिलीफ वी हैव कवर्ड थॉरली। एंड इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू कवर द डेक्लेरेटरी डिक्री। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आई वांट टू अपील to all the viewers to please like, share and subscribe to my YouTube channel so that the students who are preparing for university exam in this subject, they are able to access my video and prepare their notes. So let's start with the topic of declaratory decree. Declaratory decree which is covered under chapter 4 section 34 and 35 of Specific Relief Act 1963 is the another relief provided under Specific Relief Act 1963. This is a kind of relief in which a person go to the court and petition and file a suit to want to declare his right which he already has, and appeal to the court that court grants the declaration that he is the owner or the tenant or the lessor of that property. वो जिस भी कैपेसिटी में, जिस भी लीगल कैरेक्टर में केस फाइल करना चाहता है, वो चाहता है कोर्ट से कि कोर्ट उसे डिक्लेयर कर दे कि वो इस लीगल कैरेक्टर में है। एंड कोर्ट बाय सीइंग ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड द इंस्ट्रूमेंट एंड द डॉक्यूमेंट्स may declare the person to the legal character to have the legal character over such property. Property may be movable or immovable. So in this also it is a discretion of the court. So discretion of the court to declare such decree, to declare such right or not. So let's start about the two section. First section says declaration of status of rights, declaration of status of rights, that is covered under section 34. What it says, section 34 क्या कहता है? section 34 के अंदर हमें प्रोवाइड है कि डेक्लारेशन, एक स्टेटस की डेक्लारेशन किसी जरूरत है फाइल करने की, कौन फाइल कर सकता है, कहां फाइल कर सकता है, ये सब कुछ उस सेक्शन के अंदर प्रोवाइडेड है। आइए देखते हैं। सबसे पहले, हु कैन फाइल अ सूट? हु कैन फाइल अ सूट फॉर डेक्लारेटरी डिक्री? Any person entitled to legal character or any right to any property. कोई भी पर्सन जो किसी लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल है, लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल है, इसका मतलब है या तो उस प्रॉपर्टी का वो ओनर है, या तो उस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसके पास पोजेशन का राइट है। कोई भी लीगल कैरेक्टर है, पोजेशन के राइट में लीज भी हो सकता है, टीनेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो any person entitled to legal right or any right to any property. कोई भी लीगल राइट या कोई और राइट अगर किसी पर्सन के पास वो एंटाइटल है तो वो सूट फाइल कर सकता है फॉर डेक्लेरेटरी डिक्री। नेक्स्ट वी विल सी अगेंस्ट whom the suit can be filed. Against whom the suit can be filed. Any person denying the legal character or right of the plaintiff to any property. किसके खिलाफ डेक्लेरेटरी डिग्री का केस फाइल हो सकता है? हर उस पर्सन के खिलाफ जो प्लेंटिफ, जो
प्लेंटिफ के लीगल कैरेक्टर को डिनाई कर रहा है. ठीक है. इट इज ऑल प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 34, but it is quite technical by reading the Bayer Act of the Specific Relief Act, the section 34. It is quite technical. I tried to simplify that section for the students. So second point, we have completed कि कौन फाइल कर सकता है. हर वो पर्सन जो प्लेंटिफ के लीगल राइट को डिनाई कर रहा हो. हु कैन डिक्लेयर? डेक्लरेटरी डिक्री में डेक्लरेशन कौन डिक्लेयर कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है. कोर्ट में डिक्लेयर, यहां पर डिस्क्रिशन पॉइंट आ गया. कोर्ट में डिक्लेयर इन इट्स डिस्क्रिशन द लीगल कैरेक्टर और राइट ओवर सच प्रॉपर्टी ऑफ प्लेंटिफ. कोर्ट चाहे तो ये डिक्लेयर कर सकता है. कोर्ट भी अपनी डिस्क्रिशन पे डिक्लेयर करेगा. वो डिस्क्रिशन आर्बिट्रेरी नहीं है. कोर्ट सारी चीजों को, सारे एविडेंसेस को, इंस्ट्रूमेंट को देखेगा, खंगालेगा और उसके बाद ही डिक्लेयर कर सकता है कि whether that person is for having that legal character or not. Declaratory decree में सेक्शन 34 तो डिक्लेयर करता है कि डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस ऑफ राइट्स. सेकंड सेक्शन 35 से टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन. अगर यहां पर तो डिक्लेरेशन कौन कर सकता है और डिक्लेरेशन का सूट कौन फाइल कर सकता है, किसके खिलाफ फाइल हो सकता है, कौन डिक्लेयर कर सकता है. अब अगर डिक्लेयर हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, डिक्लेरेटरी डिक्री पास कर दी कि हाँ दिस पर्सन इज अ ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? वो सेक्शन 35 के अंडर प्रोवाइडेड है. आइए हम उसे भी करते हैं. अंडर द इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, what it says that the declaration under section 34, that if under section 34 the court declares the right, then the declaration under section 34 is binding upon. तो वो बाइंड किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर लागू होगा? आइए देखते हैं. फर्स्ट इज द पार्टीज टू द सूट. जो सूट के पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज, उनके ऊपर लागू होगा. पर्सन क्लेमिंग थ्रू पार्टीज, जो पर्सन इन पार्टीज के थ्रू क्लेम कर रहे हैं, वो जो उनके बेनिफिशियरी हैं या जो उनके साथ हैं, वो उनके ऊपर लागू होगा. देन इफ अ पर्सन, लेट्स सपोज पार्टीज आर अप्रोचिंग टू द कोर्ट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, तो उनके थ्रू जो क्लेम कर रहे हैं, जो मेन ओनर्स हैं जिनका राइट बनता है, उन पे भी ये इफेक्ट होगा. देन इफ अ पर्सन इज अ ट्रस्टी, ये पॉइंट प्रोवाइडेड है इसके अंदर. तो अगर पर्सन ट्रस्टी है, इफ अ पर्सन इज अ ट्रस्टी, देन पर्सन मतलब हु फाइल द डिक्लेरेटरी डिक्री. सो इफ पर्सन इज अ ट्रस्टी, देन किसके ऊपर लागू होगा? अगर डिक्लेरेटरी डिक्री पास हो जाती है तो पर्सन और पार्टीज फॉर हुम सच पर्सन इज अ ट्रस्टी ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. जिसके लिए वो ट्रस्टी है, वो पर्सन, जिन बंदों के लिए वो ट्रस्टी है, यानी कि जिन ओनर के लिए वो ट्रस्टी है, उनके ऊपर भी वो इफ डिक्लेरेशन जो डिक्री है, जो डिक्लेरेटरी डिक्री है, वो लागू होगी. सो ये इफेक्ट है डिक्लेरेशन का. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू proviso. Next we are going to do the proviso. There is one proviso provided with section 34. उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है हमने. Let's start. What proviso says? Proviso says that the declaration by the court of any entitlement or right of plaintiff shall not effect any further relief of plaintiff which he omits to mention in the declaratory suit. ये रिपीट हो गया है. Yes. So इसके अंदर क्या प्रोवाइडेड है? The declaration by the court of any entitlement or right of plaintiff. अगर प्लेंटिफ के राइट या एंटाइटलमेंट को डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने, तो इट शैल नॉट इफेक्ट, वो declaration shall not effect any further relief of plaintiff which he omits to mention in the declaratory suit. अगर declaratory suit में कोई फर्दर उसको रिलीफ चाहिए तो वो उस declaratory suit कोई उसका इफेक्ट नहीं करेगा. वो फर्दर रिलीफ कोर्ट से मांग सकता है, आगे कोई और रिलीफ भी मांग सकता है. लेकिन फर्दर रिलीफ मांगने की जरूरत नहीं होती
क्योंकि एक और छूट इसी सेक्शन में लिखी हुई है। वो क्या बात लिखी हुई है, एक नोट है दैट नो फर्दर रिलीफ टू बी आस्क्ड अलोंग विद डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और राइट ओवर अ प्रॉपर्टी। जब डिक्लेरेटरी सूट फाइल होता है और अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तो कोई भी और रिलीफ मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर कोर्ट ने एक पर्सन को किसी प्रॉपर्टी का ओनर डिक्लेयर कर दिया तो उसे रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए मांगने की जरूरत नहीं होती। वो ऑलरेडी उसका ओनर है तो वो उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है, तो उसे वो फर्दर कोर्ट से दोबारा रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। आई विल रिपीट दैट कि अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने ओनर डिक्लेयर कर दिया है किसी प्रॉपर्टी का तो उसे फर्दर दोबारा से फिर से एक और रिलीफ मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी रिलीफ के लिए दोबारा फाइल करना पड़ेगा। अगर वो ओनर डिक्लेयर हो ही गया है तो उसे रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए फाइल करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी उसको अपने आप ही मिल जाएगी उसी डिग्री के बेसिस पर, डिक्लेरेटरी डिग्री के बेसिस पर। आइए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं इसके रिगार्डिंग। एग्जाम्पल में, इस डिक्लेरेटरी डिग्री के एग्जाम्पल में मैं चाहूंगा कि आप ये जो मैंने इसके इन दोनों सेक्शन 34 और 35 की जो फर्दर टेबल्स बनाई थी उन्हें आप सामने रख लें, जो भी बताई थी मैंने, और उसके बाद हम इसको करना शुरू करें। चलिए देख, मैं आपको पहले बता दूं, ए और बी दो पर्सन है और एक्स एक प्रॉपर्टी है। ए जो है वो प्रॉपर्टी एक्स का, ए जो है वो प्रॉपर्टी एक्स का ओनर है। उसने इस प्रॉपर्टी एक्स के लिए बी को ट्रस्टी बनाया। उसने, इस ओनर ने बी को ट्रस्टी बनाया फॉर प्रॉपर्टी एक्स। और बेनिफिशियरी किनके लिए, डी और ई जो है वो बेनिफिशियरी है प्रॉपर्टी एक्स के लिए। बेनिफिशियरी है इस प्रॉपर्टी के लिए। एफ जो थर्ड पर्सन है, he is denying the title of trustee of B over property X। वो ये F ये कह रहा है कि भाई B जो है वो ट्रस्टी नहीं है प्रॉपर्टी X का, ये डिनाई कर रहा है उसके टाइटल को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हु कैन फाइल अ सूट। कोई भी पर्सन जिसके पास एक लीगल कैरेक्टर है वो फाइल कर सकता है, यानी कि B। किसके खिलाफ फाइल कर सकता है, एफ के खिलाफ फाइल कर सकता है। हमने सेकंड ये किया था, अगेंस्ट हुम द सूट कैन बी फाइल्ड, एफ के खिलाफ। हु इज डिनाइंग द बीज टाइटल ऑफ ट्रस्टी ओवर दैट प्रॉपर्टी, उसके खिलाफ फाइल कर सकता है। हु कैन डिक्लेयर, अब इसने अगर कोर्ट में केस फाइल कर दिया एफ के खिलाफ कि भाई डिक्लेयर किया जाए कि मैं ट्रस्टी हूं और मेरे पास ये ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होगा ट्रस्ट का, उसका कागज है, उसका इंस्ट्रूमेंट है, मैं दिखाता हूं। कोर्ट ने ये मान लिया और कोर्ट ने वो डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन के बाद अब हम इस वाले पार्ट की टेबल में आते हैं। इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन के अंदर द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 34 इज बाइंडिंग अपॉन, किसके ऊपर बाइंडिंग होगा। सबसे पहले पार्टीज टू द सूट, बी और एफ के ऊपर बाइंड होगा। सेकंड, पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू पार्टीज, इनके ऊपर, इसके ऊपर जो पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू पार्टीज, यानी कि ये ही इज द पर्सन हु इज क्लेमिंग थ्रू पार्टीज, बी के थ्रू क्लेम कर रहा है, ये ओनर है प्रॉपर्टी, उसके ऊपर भी वो डिग्री लागू होगी। देन नेक्स्ट इज इफ अ पर्सन इज ट्रस्टी, देन पर्सन ऑफ पार्टीज फॉर होम सच पर्सन इज अ ट्रस्टी ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जिनके लिए वो ट्रस्टी है, डी और ई जो बेनिफिशियरी है इस प्रॉपर्टी, इनके ऊपर भी वो डिग्री लागू होगी, डी और ई के ऊपर। तो ये हम यहां से देखते हैं। कोई भी फर्दर रिलीफ इसको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर एफ ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है और अगर बी ने डिक्लेयर कर दिया दैट ही इज अ ट्रस्टी ऑफ दैट प्रॉपर्टी, अपने आप वो प्रॉपर्टी एक्स जो है बी के पास चली जाएगी, उसको रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है अलग से। ठीक है, और अगर इसने कोई और राइट उसका प्रोवाइजो में रह जाता है तो वो उसको आगे भी कोर्ट से मांग सकता है। तो ये एग्जाम्पल था और ये सारा कंसेप्ट था डिक्लेरेटरी डिग्री का। सो दिस इज द कंसेप्ट of declaratory decree. I hope you understand the concept very clearly. अपने बुक्स के साथ और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ आप उसको पढ़ेंगे, आपको पूरी तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ आप उसको करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। शॉर्ट आंसर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इन द लास्ट आई वॉन्ट टू अपील टू all the viewers to please like,
share and subscribe to my YouTube channel to get new updates about the lectures, about the videos I want to share. And share this video to all the other students you know, so that they can prepare if they want to prepare the lecture, the notes regarding this subject. Thank you.